नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडा धर्मरक्षिणी सभा के पूर्व महामंत्री दुर्लभ मिश्र ने बैद्यनाथ मंदिर की कुव्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में दुर्लभ मिश्र ने कहा कि बैद्यनाथ मंदिर में एक एडीएम स्तर के अधिकारी की तैनाती हो, जो पूरी तरह से मंदिर की व्यवस्था को देखेंगे। उनसे कोई अन्य काम नहीं लिया जाए। डीसीएसडीओ जैसे अधिकारियों के पास पहले से बहुत काम होता है, तो वे मंदिर की व्यवस्था को क्या देखेंगे। देश के अन्य तीर्थ और ज्योतिर्लिंगों में ऐसी व्यवस्था है। इससे मंदिर की व्यवस्था में सुधार आएगा। दुर्लभ मिश्र ने कहा कि शिवलिंग से छेड़छाड़ मामले में मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त से वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जिला प्रशासन ने छीन लिया था। इस संबंध में मंदिर प्रभारी सह एसडीओ का बयान मीडिया में आया था। ऐसी स्थिति में रमेश परिहस्त मंदिर कर्मचारियों की ड्यूटी कैसे बांट रहे हैं। दुर्लभ मिश्र ने 3 अप्रैल को रमेश परिहस्त के साइन से जारी मंदिर कार्यालय के पत्र को मीडिया को दिखाते हुए एसडीओ से पूछा कि आखिर मंदिर के मुख्य प्रबंधक किस हैसियत से कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर बना रहे हैं और उसे जारी कर रहे हैं। दुर्लभ मिश्र ने आरोप लगाया कि रमेश परिहस्त को सिर्फ कागज पर दंडित किया गया है। हकीकत में वे अभी भी मंदिर संबंधी सारे कार्य कर रहे हैं, जिसका सबूत उनके पास है। एसडीओ से मांग करते हैं कि रमेश परिहस्त के साइन से जारी ड्यूटी रोस्टर को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र दर्शनम कूपन पर पैसे देकर पूजा करने वाले भक्तों के लिए कतार में पीने के पानी, शौचालय और पंखा आदि की व्यवस्था नहीं है, जबकि उन्हें कतार में 5 से 6 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। जब से शीघ्र दर्शनम व्यवस्था शुरू हुई है, तब से मंदिर प्रबंधन को 150 करोड़ रुपए की आय अब तक हुई है। मंदिर प्रशासन बताएं कि इन पैसों में भक्तों की सुविधा के मद में कितने खर्च हुए। मंदिर प्रशासन शीघ्र दर्शनम कूपन से हुए आय को सार्वजनिक करे। बैद्यनाथ मंदिर के नाम से कितनी राशि बैंक में जमा है, ट्रेजरी में कितने सोना चांदी जमा है, यह भी प्रशासन बताएं। साथ ही भवप्रीतानंद ओझा के बाद भक्तों से बैद्यनाथ मंदिर को कितना सोना चांदी चढ़ावा के रूप में आया, इसकी भी सूची प्रशासन जारी करे। प्रेसवार्ता में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद दत्त द्वारी, पन्नालाल मिश्रा भी मौजूद थे। नहीं चलेगा, सरकार चलाएगी। सरकार श्राइन बोर्ड बनाया है, श्राइन बोर्ड के अंतर्गत में ये कानून है, वो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। तो मंदिर ऐसे नहीं चलता। मीटिंग भी नहीं हुआ। हाँ, इससे ये महसूस हो रहा है। इससे अगर उनका प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार एसडीओ ने वापस दे दिया तब तो ठीक है, लेकिन यदि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार उनको नहीं दिया गया तो ये चिट्ठी गलत करे और इस पर कार्रवाई ये ठीक है। इस तरह चूंकि डीसी और जब तक एसडीओ या कमिश्नर रहेंगे, इस मंदिर का 2 काम होता है। चूंकि उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिला में लोड होता है, तो वो हर समय किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे और दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो भ्रष्टाचार निचले स्तर में हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार इस पर ध्यान दे। और दूसरा बात कि एसडीओ इसको कन्फर्म करे कि उनके सहमति से हुआ है या उनके असहमति से हुआ है। ये कब के लिए लिस्ट बनाएंगे? विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि योजना नहीं है, जो योजना के तो हम लोग जनक है। हाँ, ये सब तो हम लोग पुराने खिलाड़ी है, उसके अब उम्र हो गया, क्या हुआ, लेकिन हैं तो हम लोग अभी भी। ये सब हम लोग डीसी और कमिश्नर और एसडीओ को कोई पूछते नहीं है। पब्लिक को यह जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है और हर पब्लिक जो है ये चाहेगा कि बाबा का पैसा का लूट नहीं, चाहे उसमें हम शामिल हो, चाहे कर्मचारी शामिल हो, चाहे पुजारी शामिल हो, चाहे मंदिर शामिल हो, चाहे एसडीओ शामिल हो, डीसी शामिल हो, कमिश्नर शामिल हो, या
श्राइन बोर्ड के पदाधिकारी और मंत्री शामिल हो। कोई पब्लिक ये नहीं चाहेगा कि बाबा का चीज बाबा को रहना चाहिए। इसलिए बाबा का चीज जो है वो डिक्लेयर करे, कमिश्नर डिक्लेयर करे और अखबार में दे, टीवी में दे कि इतना संपत्ति है, इतना होती है, और इसको जाकर के ताकि आम लोगों को यह महसूस हो कि इस मंदिर में इतना है। किसी भी व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट लेने का अधिकार नहीं है। और खवा चलाओ ना यार, गर्म लग रहा है। ट्रीटमेंट लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी 6 मजिस्ट्रेट और 24 पुलिस वीआईपी को ही पूजा कराने के लिए यहाँ क्यों रखा जाता है? 6 मजिस्ट्रेट क्या करता है यहाँ? जब अफरा तफरी रहता ही है लाइन में, जब भ्रष्टाचार होता ही है, पैसा घूस लेकर के लोग घुसते ही है, तो 6 मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? पहला बात ये होना चाहिए, सब मजिस्ट्रेट को यहाँ से हटाइए और पुलिस जो ड्यूटी विकास दरवाजे पर, एंट्री दरवाजे पर, और जो मतलब 6 पुलिस और 6 राइफलधारी जाकर के वीआईपी को भारतीय होटल से लेकर के मंदिर तक ले जाने के लिए रहेगा, लेकिन टी पॉइंट पर एक भी पुलिस नहीं रहेगा कि वो मैनेज करे कि इधर से भी जाए इधर से नहीं जाए। आज तक क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं साहब आप? ये दस्तखत करके ड्यूटी चार्ट कैसे बटा? ये तो प्रशासनिक काम है, ये बिल्कुल प्रशासनिक काम है। तो इसका मतलब विदाउट एसडीओ, विदाउट डीसी, विदाउट कमिश्नर के कंसेंट के बिना यह ड्यूटी चार्ट दिया गया, तो ये ड्यूटी चार्ट बांटने वाला होता कौन है इस मंदिर का प्रभारी? एक दूसरी बात, ये निश्चित है कि हम इनको मैनेजर नहीं मानते हैं और उस आदेश को हम, भ्रष्ट कमिश्नर के आदेश को हम रिजेक्ट करते हैं कि उसको कोई औचित्य और अधिकार नहीं था कि वो किसी व्यक्ति विशेष को एक्सटेंशन करे, व्यक्ति विशेष को जाकर के आप मैनेजर बनावे, और ये कानूनी अधिकार उनको नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी होता है आम लोगों को, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक ट्रस्ट है, कि आखिर किस आधार पर और कौन से दृष्टिकोण से ये दिया, स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग नहीं चाहते, अब हमारा उम्र नहीं है कि हम झगड़ा करें, तो हम तो झगड़ा कर लेते हैं। हमको किसी से डर नहीं लगता, हमको जेल जाने से भी डर नहीं है। हम 3 साल जेल काट चुके हैं, मरने के समय और 2 साल काट लेंगे, क्या होगा? लेकिन चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, जेल भी इसी के लिए गए हैं। तो इसलिए भाई ये सब बंद करें यहाँ के अधिकारी और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलावे। हम तो चेतावनी दे रहे हैं, जिस दिन माथा घुमा उस दिन हम लोग उतर जाएंगे रोड पर। तो यही होगा। तकलीफ इसलिए होता है कि कलेक्टर या कमिश्नर जिसके खिलाफ उठेंगे तो उनको देने देर यहाँ से एक सरकार ट्रांसफर कर देगी। एक वातावरण बनता है कि अगर क्रोध 2 पक्ष का हो रहा है तो बीच में एक पक्ष को गायब कर दो तो क्रोध अपने आप डाउन हो जाएगा। ये एक टेक्निक है, ये कर्पूरी जी से हमने सीखा। हम लोग जब कर्पूरी जी थे चीफ मिनिस्टर, तो यही चीज होगा। कलेक्टर तो चले जाएंगे, एसडीओ तो चले जाएंगे, हम लोग भी थोड़ा आगे चले गया तो, लेकिन समाधान होना जरूरी है कि ये जो चीज संपत्ति, मंदिर का संपत्ति 52 साल पहले से लेके आज तक, 52 साल तक जितनी नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी से अपनी जवानी को पार करके देख रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि मंदिर का कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास है। तो ये तो पब्लिक का ट्रस्ट है, इसको डिक्लेयर कीजिए। 70 को आज करीब करीब 55 बरस हो गया। 55 साल के भीतर में जिस दिन भवप्रीतानंद ओझा जी का अंतकाल हुआ, उस समय भवप्रीतानंद जी के यहाँ से कितने पूजन सामग्री, चांदी, सोना कितना जमा था,
कितना जमा है ट्रेजरी ऑफिस में, और उसके बाद 55 साल के भीतर में कितना सोना चांदी चढ़ा है, उसको डिक्लेयर करे कमिश्नर। कहीं ऐसा तो नहीं कि फतवा कौन स्टेट के छपरा वाला सारा हीरे और जवाहरात तिजोरी से गायब है, और उसके बाद जाकर के खोलता तो वहां कुछ नहीं है। तो जो संपत्ति 11 मार्च 1970 को था मंदिर में, जिसको रिकवर किया गया और ट्रेजरी में जिसको जमा किया गया, वो कितना था, क्या क्या आइटम था, वो डिक्लेयर हो। और 12 मार्च 1970 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक कितना सोना चढ़ा, कितना चांदी चढ़ा, कितने लोगों ने दिया, और उन सारे दाताओं का जो ज्यादा दान किए हैं, 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम सोना, चांदी 10 किलो, 5 किलो, उसका भी दाम डिक्लेयर होना चाहिए। वो उसे जो सप्लायर उसके नाम से करता है, चेक बने चला जाता है उस सप्लायर के उठी से, यहाँ जो स्टाफ है उसके नाम से चेक काटा जाता है। अब कैसे चेक काटा जाता है? सामान हम दिए और ये स्टाफ है, इनके नाम से चेक कट गया, ये अपना डिलीवरी करा लिए, तो इसका मतलब क्या है कि भारी मात्रा में यहाँ भ्रष्टाचार होता है, और इस भ्रष्टाचार में ये शरीक। तो चीफ मिनिस्टर को यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो गड़बड़ियां हो रही है, इसको कैसे सुचारू रूप से किया जाए, और इस सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले ये 31 मार्च समाप्त हो गया, 2 तारीख का। अब बजट, नया बजट जो आएगा इस साल का, वो 1 हफ्ता के भीतर वो पब्लिश करे, किस मद में कितना पैसा खर्च होगा, एक। दूसरा, कितनी राशि जमा है। ये सरकार की राशि नहीं है, सरकार की राशि तो बताना ही पड़ता है असेंबली में, लेकिन ये पब्लिक का राशि है। कितनी राशि बैंक में बैजनाथ मंदिर के नाम से, एफडी कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, उसी में कितना है, इसका भी डिक्लेयर होना चाहिए। जानी था सब हो गया। जगन्नाथ मंदिर का भी एक दरवाजा नहीं खुला है, 3 दरवाजा का है, जो भी गर्भगृह में उनका था वो निकल गया है। उसके बाद जाके बद्रीनाथ का भी है कि कहाँ चांदी का दीवार है, कहाँ होती है। केदारनाथ का भी है, इतना है। बैजनाथ मंदिर का क्या है? जब एक हिंदुस्तान के ऊंचे से ऊंचे मंदिरों की श्रेणी में जब बैजनाथ मंदिर आता है, तो बैजनाथ मंदिर का इतना अव्यवस्था और इतना ढिलाई क्यों होती है? ये क्या लगता है डीसी को हटा के यहाँ पर? वो चीज शुरू से इस बात की मांग करते आ रहे हैं। डीसी को समूचा जिला देखना पड़ता है, एसडीओ को समूचा सब डिवीजन देखना पड़ता है, तो डायरेक्ट बोलेगा ना, फुल फोकस रहेगा, फुल फोकस रहेगा मंदिर में उनका, उनको और कोई ड्यूटी नहीं रहेगी। हालांकि सेंट्रिक पोस्ट है, इसमें ऊपर का कमाई कुछ है नहीं, लेकिन हर ऑफिसर चाहेगा कि मुझे ये तो झमेला हो गया। तो इसलिए यह आवश्यक है कि एक एडीएम रैंक का अफसर जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, और जिसको बाबा के प्रति श्रद्धा हो, सेवा करने की इच्छा हो, वैसे अधिकारी को यहाँ पोस्टिंग किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए, और उनको दायित्व दिया जाए कि वो अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे। तो वो ऑन स्पॉट जांच करेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत का वो निपटारा करेंगे। तो यह बहुत ही आवश्यक है, और इस पर तुरंत और त्वरित गति से चीफ मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। देखिए कि एक ड्यूटी चार्ट जो है सो बांटा गया। ड्यूटी चार्ट में मूलतः जो होते हैं प्रभारी पदाधिकारी एसडीओ, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, बजाबते मोहर होना चाहिए। हम लोग यही जानते आ रहे हैं
बिना, चूंकि प्रभारी पदाधिकारी जो हैं वही इंचार्ज होते हैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन का, वो डीसी को ब्रीफ करेंगे या कोई दिक्कत होगी तो डीसी से संपर्क करेंगे और डीसी कमिश्नर से संपर्क करेंगे। ये ट्री स्टेयर का सिस्टम है यहाँ। उनके अंडर में सारे चपरासी से लेकर के और तथाकथित एक मैनेजर जो है वो आते हैं। हालांकि मैनेजर तो उनका बहाली हुआ नहीं था, जहाँ तक हम जानते हैं कि जब ये टीपी सिन्हा और डिस्ट्रिक्ट जज मिश्रा जी थे और एसपी साहब थे, 3 आदमी की जब कमेटी हाईकोर्ट ने 2000 ईस्वी में बनाई थी, तो उसमें रमेश परियत पर पहले अनेक चार्जेस था। तो रमेश परियत को लाया गया मंदिर में कि अच्छी व्यवस्था। उसमें एक ही शर्त रखा गया है कि पंडा और प्रशासन, चूंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, तो पंडा और प्रशासन के बीच की एक कड़ी के रूप में ये काम करेंगे। एक भ्रष्ट कमिश्नर था जो अभी जेल में है, भोटवार जेल में, प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप कुमार जी को तो खाली पैसा कमाने से मतलब था, जिसके चलते अभी वो जेल में काट ही रहे बेचारे बुढ़ापा में। उन्होंने एक आदेश निर्गत किया कि ये मैनेजर, बाद में मुख्य मैनेजर हो गए। चलिए, वो भी अच्छी बात है। योग्यता के आधार पर तो कुछ नहीं है, अनुभव जो हो, अनुभव के आधार पर वो मैनेजर है। उनका अनुभव बहुत अच्छा सटीक अनुभव है, हमें भी कभी कभी पसंद आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मंदिर को लूटने के लिए उनको या अधिकारी को, जो अधिकारी हैं, लूटने के लिए उनको छोड़ दिया जाए। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और इनको जो है सीओ, कमिश्नर दुमका और डीसी देवघर और एसडीओ देवघर, ये स्पष्ट कर देना चाहिए आम लोगों को बीच में। पहली बात, हम इन अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह मंदिर एक पब्लिक ट्रस्ट है और पब्लिक ट्रस्ट का जो है सो पहले रूल पढ़ लीजिए। इस मंदिर का मालिक सरकार भी नहीं है, इस मंदिर का मालिक बाबा बैद्यनाथ है और उसके कस्टोडियन के रूप में चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है और चेयरमैन के अंडर काम करने वाले कमिश्नर और डीसी और एसडीओ जो हैं सो उसका मैनेज करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद जो उसके नीचे ऑफिसर है उनके बताए हुए डायरेक्शन को संचालन करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, पब्लिक ट्रस्ट है ये। कुछ होता है नहीं, यहाँ बजट पास होता है, न आम लोगों को शरीक किया जाता है कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, न यहाँ आज तक बजट की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। कौन चीज में बजट दे हम लोग, ये कोई भी काम यहाँ नहीं होता है। इस मंदिर को नेपाल में जो था, नेपाल का राजा जब थे कि मुखी कानून 6 माने मुख में जो आया वही कानून है। यहाँ जो है यही चीज चल रहा है, जो कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इस मंदिर का व्यवस्था हो रहा है। हमको कलेक्टर जवाब देते, हम पूछ रहे हैं प्रश्न कि जब आपने यह निर्देश दिया और अखबारों में भी छपा कि एसडीओ का स्टेटमेंट था कि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार से इनको हटाया जाता है, तो अगर आपने उनको हटाया तो आपने लिया कब? आप लोगों को कष्ट दिए हैं, क्योंकि हम लोग जो है सो इस मंदिर से शुरू से जुटे हुए हैं और मंदिर की कुव्यवस्था को देख करके बहुत तकलीफ होता है। आज से 2 साल पहले, 1 बरस पहले, माननीय उपायुक्त जो निवर्तमान उपायुक्त हैं उनसे हम लोग मिल करके एक प्रतिनिधि मंडल ने एक आग्रह किया था कि आप जो है सो
वीआईपी का जाने का और जनरल जाने का दोनों को दो भाग कर देंगे। आए दिन झगड़ा होते रहता है, वीआईपी को घुसने नहीं देता, कभी वीआईपी घुसता है, टी पॉइंट पर लड़ाई होते रहता है। और सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ी जो होता है वो दोनों को एक साथ इन कराने से होता है। पहले एक भजंत्री साहब के टाइम में एक चीज़ हो गया था कि इसका अलग रास्ता बनाया जाए, प्रक्रिया भी हो गई थी, काम भी शुरू हो गया था। उसमें 76 लाख रुपए का बजट बना था। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि 76 लाख रुपए लूट का बजट नहीं होना चाहिए। और दूसरा उससे जो था कि भैरव मंदिर के पास में वो गड्ढा खोल दिया गया था कि भैरव मंदिर में जो पूजा वगैरह होता है उसका व्यवधान और आने जाने वाले का व्यवधान होता है। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, जो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भजंत्री साहब बदली हो गए और जाकर के आए निवर्तमान उपायुक्त विशाल सागर जी। हम लोगों ने उनको एक सलाह दिया कि आप जो है सो टी पॉइंट जो है, टी पॉइंट से लेकर के जो डाउन होता है उस जगह से उसको पूरब की तरफ में एक स्लेब बना दीजिए सीढ़ी का, और नील चक्र के पास में उसको उतार दीजिए, वो सीधे चला जाएगा। एक लाइन वो वीआईपी वाला चला जाएगा और एक लाइन जो है जो आप बेमतलब का 2 घंटा आप घुराते हैं संस्कार भवन में, वो संस्कार भवन में नहीं दे करके डायरेक्ट लाइन से बगला मंदिर के किनारे, जैसे खंडेलवाल के टाइम में होता था, उसी तरह आप वहाँ से दे दीजिए, वो लाइन चला जाएगा। अन्य धार्मिक अनुष्ठान जब पाठ होता है, लेकिन एक भी जगह नहीं है जहाँ लोग बैठ करके धार्मिक अनुष्ठान कर सके या करवा सके। जो जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को जू ही नहीं देखता। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ऐसा नहीं करने के लिए क्या आवश्यकता है। जिस चीज के लिए जो काम आसानी से हो सकता है उस काम को नहीं करने का औचित्य क्या है या उद्देश्य क्या है। हमारी नज़र में इसका वही उद्देश्य होता है कि मंदिर में अफरा तफरी मचा रहे और उसके बीच में जो लेन देन का हिसाब चलता है, डायरेक्ट जजमान से पैसा लिया और घुसाया, वो चीज़ चालू रहना चाहिए। इसीलिए अब इसमें शरीक है यहाँ के प्रभारी और कलेक्टर, ये सब ये शरीक है। हमें तो यही महसूस हो रहा है कि इसका सुधार नहीं करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, यही हो रहा है। आज कुछ दिन पहले की बात है कि वो बाबा मंदिर के ऊपर में एक लेप लगा दिया गया था, ये रिपेयर होगा, वो होगा, ये आ जाएगा, ये जाएगा। और उसी के बीच में जब हंगामा हुआ कि किसके आदेश से हुआ, तो सरदार पटेल ने कहा हमसे नहीं पूछा गया। तो और लोगों ने धर्मरक्षणी से पूछा गया, धर्मरक्षणी ने कहा नहीं हम तो नहीं किए, कहे हैं इसमें कोई स्वीकृति नहीं दी है, कलेक्टर भी नहीं दिए हैं, तो किया किसने भाई। तो ये महसूस होता है कि मंदिर किसी भी पदाधिकारी जो प्रशासनिक और संवैधानिक रूप से जिम्मेवार है वो कुछ नहीं चलाते हैं। उनको हरि प्रसाद या हरिलाल पांडे जी को सस्पेंड कर दिया और जो मैनेजर थे उनका प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया। सस्पेंड नहीं किया लेकिन इन अधिकार से वंचित। और बड़ी अफरा तफरी मची थी, कई घंटों का गंगाजल अछूत से अपवित्र हो गया। अछूत हो गया। हाँ। और माननीय वरीय उपाध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। तो किस तरह की व्यवस्था मंदिर में चली आ रही है? आप 300-350 रुपया लेते हैं और मतलब जगह का भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, कोई उसमें अपवित्र चीज घुस जा रहा है, जबकि स्वान वर्जित है। सवाल 2 विषय पर है। हम चूँकि पहले आप लोग चला चुके हैं इसलिए हम नहीं बोले कि समय ज़्यादा लगेगा। एक बात हम सिर्फ आप लोगों से करते हैं, श्वान घुसा कैसे? और शास्त्र में ये नियम है कि श्वान अगर गंगा जल को छू देता है तो सनातन धर्म में उसको अपवित्र माना जाता है, देवता के लिए अर्पण के लिए नहीं है। तो लाइन में वीआईपी लाइन में श्वान कैसे घुसा
इसका जवाब दे कौन हो, कौन होगा? पहली बात, अगर घुसा कहां से घुसा? रास्ता दो ही है। एक रास्ता है भितरखंड के कार्यालय जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उससे सामने जहां से 300 रुपया लेकर के घुसाया जाता है, या तो उस गेट से घुसा, या नहीं तो फिर जा करके जहां से टिकट चेकिंग होता है, मेट्रो टिकट, उस टिकट के ऊपर से फिर सीढ़ी से चढ़ के जा सकता है। तो वहां तो नहीं जा सकता, इसलिए कि वहां नीचे से ही भरा रहता आदमी, और उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो एक बात ये देखना होगा कि जा करके घुसा कैसे, और घुसा तो कहां से घुसा। एक दूसरी बात, बहुत ऐसा स्थान है जो इधर उधर से भी आ सकता, हम ये नहीं कहते कि यही हुआ, लेकिन अगर आया तो उसकी रोक टोक या उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जिम्मेवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन अधिकारी होंगे अगर यह बड़ा टुकड़ी हुआ? 6 मजिस्ट्रेट यहाँ है, 34 तो पुलिस है, जो वीआईपी आता है आगे। अभी हम आज भी देख रहे थे कि वो बरगद का पेड़ से भारतीय होटल से 4 सिपाही लाठी लेकर के और 4 राइफलधारी उनके पीछे से लेकर के उनको वीआईपी को ला करके स्कॉट करके ले जा रहा है। ठीक है, हम बैठे थे देख लिए से कि ये तुरंत अविलंब इस आदेश को निरस्त करे, और साथ ही साथ आम लोगों को यह सूचित करें कि ये चीज नहीं है, इसका मान्यता नहीं दी जाएगी। एक दूसरी मांग, अविलंब व्यवस्था करे कि मंदिर में जो एक वीआईपी जो 300 रुपया दे करके आपके लाइन में खड़ा रहता है, वह वीआईपी 8 घंटे 6 घंटे तक मंदिर के प्रांगण में या नाथवाड़ी में या रोड पर या वो चक्कर में चारों तरफ से जो है सो जा करके घूमते रहता है बेचारा। इस गर्मी के भीतर में यदि आप कोई भी साधारण जो बिना पैसा दिया और पैसा दिया वो भी दोनों, इस गर्मी में अगर प्यास लगेगा तो धोबी घाट से जब चलेगा, और धोबी घाट से बाबा मंदिर आने में जनरल लाइन में 6 से 8 घंटा लगता है। 6 से 8 घंटा के बीच में न कहीं लघु शंका करने का, न कहीं तालाब टट्टी लग जाए किसी बच्चे का, उसका कोई स्थान नहीं है, और न शीतल पेयजल की व्यवस्था है, और न पंखा है। अगर आप वीआईपी में जो पैसा आपको 300 देता, करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का पैसा अभी तक आया है, 100 करोड़ से ऊंचा आया, 150 करोड़ के आसपास मंदिर में आया अभी 2010 से, तो 150 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपया भी मंदिर के यात्री के वेलफेयर के लिए नहीं खर्च हुआ है। 150 करोड़ कब आया है? 2010 से शुरू करके अभी तक। होते हिसाब देते नहीं है, पब्लिक पैसा पब्लिक का, और हिसाब ये नहीं देंगे, ऑफिसर हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि हिसाब जैसे देंगे वैसे पकड़ा जाएगा कि इस चीज में नहीं हुआ, इस चीज में घपला हुआ, तो हिसाब देने में ये हिचकते हैं। और एक कॉकस मैनेजमेंट बनाए हुए है जिसमें कि सारे पैसे को विदाउट टेंडर किसी को भी, किसी ये जो सप्लायर है